नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने हर नागरिक के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए फिनटेक क्रांति का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। देश में अब तक 126 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। चक्रवात जवाद के आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट से आज टकराने की आशंका। भुवनेश्वर में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को हराया और भारत की अनन्या बंसल ने बहरीन के मनामा में एशिया युवा पैरालंपिक खेलों में गोला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में देहरादून जाएंगे। वे दिन में 1 बजे करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य सड़कों के ढांचागत सुधार संबंधी परियोजनाओं को लागू करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री देहरादून में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें सड़क जैसी बुनियादी ढांचे पर फोकस है। सड़कों के बेहतर होने से उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों के बीच यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। साथ ही दूर दराज के इलाकों में लोगों का आवागमन भी आसान हो जाएगा, जो सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा पर्वतीय राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। श्री मोदी 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। इसका निर्माण लगभग 8,300 करोड़ रुपए में होगा। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा के जल संरक्षण की भी व्यवस्था होगी और 400 से अधिक वाटर रिचार्ज प्वाइंट बनाए जाएंगे। गंगा नदी पर लक्ष्मण झूला के नजदीक एक पुल का निर्माण भी किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला का निर्माण वर्ष 1929 में किया गया था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री देहरादून में बाल अनुकूल शहर की भी आधारशिला रखेंगे। इसके तहत बच्चों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाया जाएगा। श्री मोदी 700 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति, सड़क और जल निकासी से संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नए मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। श्री मोदी क्षेत्र में भूस्खलन की गंभीर समस्या से निपटने और सुरक्षित यात्रा बनाने पर केंद्रित 7 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। देहरादून में हिमालयी सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के अलावा यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री देहरादून में अत्याधुनिक सुगंधी प्रयोगशाला केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र सुगंधित पौधों की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए वित्त प्रौद्योगिकी फिनटेक क्रांति का आह्वान किया है।
इन्फिनिटी फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के डिजिटल संसाधन से विश्व भर में लोगों के जीवन में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी उपायों ने शासन प्रणाली में अभिनव वित्तीय प्रौद्योगिकी तकनीकी के द्वार खोल दिए हैं। India has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology or innovating around it. Transformational initiatives under Digital India have opened doors for fintech innovations to be applied in governance. Technology has also catalyzed financial inclusion. From less than 50% Indians having bank accounts in 2014, we have almost universalized. श्री मोदी ने कल इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इसमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन साझेदार देश हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए हैं। लोकसभा में कल कोविड महामारी पर चर्चा के दौरान श्री मांडविया ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से आया है जबकि दूसरा स्थानीय व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि दोनों संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क का पता लगा लिया गया है। इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग अभी चल रही। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की सुझाव दिया गया है ताकि इस केस के द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण आगे न बढ़े। एट रिस्क कंट्री से आ रही फ्लाइट की सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक आई कुल 58 फ्लाइट से 16,000 से अधिक यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इनमें से कितने का वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों को पत्र लिखा है। देश में 126 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल वैक्सीन की 66,58,000 से अधिक डोज दी गई। देश में पिछले 13 महीनों में चिकित्सा ऑक्सीजन की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता में 1,900 मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कल लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के प्रत्येक जिले में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत पीएसए संयंत्र लगाए गए हैं और उनमें उत्पादन शुरू हो गया है। इनकी संख्या 1,225 है। आकाशवाणी समाचार के विशेष फोन इन कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर एमसी मिश्रा ने कल कोविड के नए वेरिएंट पर अपने विचार साझा किए। अच्छी बात ये है कि जो भी म्यूटेंट है ये ओमिक्रॉन, इसके बारे में जितनी भी अभी तक की जानकारी है उसमें यही बात सामने आ रही है कि ये उतना घातक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था। इसलिए हम लोगों को निश्चिंत करना चाहते हैं कि अगर वो बचाव के उपाय करते रहेंगे तो बहुत सुरक्षित रहेंगे। चक्रवात जवाद के आज उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में पहुंचने की आशंका है। इसके प्रभाव से ओडिशा के तटीय इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। भारतीय नौसेना ने नुकसान को कम करने के लिए बचाव और राहत अभियान तेज कर दिया है। हवाई सर्वेक्षण और हताहतों को निकालने और आवश्यकता अनुसार राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नौसेना के विमानों को नौसेना वायु केंद्रों विशाखापट्टनम में आईएनएस डीगा और चेन्नई के पास आईएनएस राजाली में तैयार रखा गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक अतुल करवाल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में एनडीआरएफ की 46 टीमों को तैनात किया गया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात जवाद एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और कल शाम तक विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बाद में ये चक्रवात उड़ीसा की ओर बढ़ेगा और सभी तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी।
चक्रवाती तूफान बे ऑफ बंगाल पे आज सुबह विशाखापट्टनम से 230 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है। अभी इसके प्रभाव में बे ऑफ बंगाल में विंड्स पे 70 to 80 किलोमीटर पर आवर, वेस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर है और ये अभी धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति करने का उम्मीद किया जा रहा है और इसके प्रभाव में कल रात से उत्तर आंध्र प्रदेश और कोस्टल ओडिशा में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल भी। आज इसके प्रभाव में इस सभी इलाके में बारिश बढ़ेगा और कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने हर नागरिक के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए फिनटेक क्रांति का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। देश में अब तक 126 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। चक्रवात जवाद के आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट से आज टकराने की आशंका। भुवनेश्वर में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को हराया और भारत की अनन्या बंसल ने बहरीन के मनामा में एशिया युवा पैरालंपिक खेलों में गोला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। भुवनेश्वर में पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-2 से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को शूट आउट में पराजित किया। दोनों टीमें निर्धारित समय में कोई भी गोल नहीं कर पाई थीं। रविवार को होने वाले फाइनल में जर्मनी और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। कांस्य पदक के लिए भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत की अनन्या बंसल ने कल बहरीन के मनामा में एशिया युवा पैरालंपिक खेलों के F20 श्रेणी में गोला फेंक में देश के लिए पहला रजत पदक हासिल किया। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने अनन्या के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। मुंबई में कल भारत ने न्यूजीलैंड के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन 4 विकेट पर 221 रन बनाए। वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा ये मैच वर्षा के कारण देर से शुरू हुआ था। कानपुर में खेला गया श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृतज्ञ राष्ट्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका, संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के राष्ट्रपति के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। कल रात आकाशवाणी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में कई मानक स्थापित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के पद पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा छोड़ी और राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया और बाद में ये परंपरा बन गई जो आज भी कायम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान के अनुरूप हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की एक मिसाल प्रस्तुत की है और मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है कि प्रयागराज कुंभ के दौरान जब मैं प्रयागराज यमुना जी के तट पर स्थित किले के अंदर गया तो वहां पर आज भी एक प्रेसिडेंशियल सूट है। मैंने पूछा भी किले के अंदर प्रेसिडेंशियल सूट का मतलब क्या, तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहते हुए भी प्रयागराज कुंभ के दौरान और माघ मेले के दौरान एक कल्पवासी के रूप में साधना करते थे। ये भारत की आस्था के प्रति उनके सम्मान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन शब्दों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में
ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आदिवासी ने सूर्य मानसों ने भगवान मामोरे। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले टंट्या भील को। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे 4 दिसंबर 1889 को शहीद हो गए थे। टंट्या भील ने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। अदम्य साहसी टंट्या भील में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का जुनून था। टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बडाडा गांव में हुआ था। वे अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे और समतावादी समाज का सपना साकार करना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराने के जोश और जुनून भरे अपने कारनामों के कारण वे बार बार पकड़े गए और कई बार जेल तोड़कर भाग भी निकले। वे एक कुशल निशानेबाज और गुरिल्ला योद्धा थे। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था और बाद में उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। अपनी युवावस्था से जीवन भर घने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में रहने वाले टंट्या ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस और होलकर राज्य की सेनाओं से लोहा लिया। टंट्या ने कई बार पुलिस को चकमा दिया। अंग्रेजी का जे मामू जुल्म घणो डायो रे, टंट्या मामा ने हाथों मागोरी बने दुआरे, टंट्या मामा ने हाथों मागोरी बने दुआरे। टंट्या ब्रिटिश सरकार के खजाने और उनके समर्थकों की संपत्ति को लूटकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। वे लोगों में मामा के नाम से लोकप्रिय थे। इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंट्या को क्षमा का वादा किया, लेकिन धोखे से उन्हें जबलपुर ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। हम इस देशभक्त को नमन करते हैं। आज ही जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन का। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले वेंकटरामन मूल रूप से मानवतावादी थे। वेंकटरामन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में तंजौर जिले के पास पट्टुकोट्टई के राजामदम गांव में हुआ था। उन्होंने लॉ कॉलेज मद्रास से कानून में योग्यता प्राप्त की। वेंकटरामन को 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय में नामांकित किया गया था। कानून की प्रैक्टिस करते हुए वेंकटरामन ब्रिटेन की औपनिवेशिक अधीनता से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1946 में जब ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकटरामन को जापान के सहयोग के अपराध में भारतीय सैनिकों की पैरवी के लिए मलाया
और सिंगापुर भेजे जाने वाले वकीलों के पैनल में शामिल किया। बाद में वे संविधान सभा के लिए भी चुने गए। वेंकटरामन 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। 1984 में वे भारत के 7वें उपराष्ट्रपति बने। 1987 में वे भारत के 8वें राष्ट्रपति बने और 1992 तक इस पद पर रहे। The dignity of the nation and the individual rest in no small measure upon a strong and vibrant democratic institution. These in turn are closely linked with certain sound and lasting values in our public life. My government will fight those trends which have in recent years sapped our democratic institutions of their vitality and strength. 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया। रामास्वामी वेंकटरामन आजीवन लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान राष्ट्रवादी रामास्वामी वेंकटरामन को हमारा नमन। आज हम शहीद फिरंगोजी शिंदे को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1857 को हुई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के गिरगांव में बाजी शिंदे के यहाँ जन्मे फिरंगोजी एक किसान थे। उन्होंने दिसंबर 1857 में कोल्हापुर के महाराजा चीमा साहेब की गिरफ्तारी के बाद कोल्हापुर महल में ब्रिटिश सेना के शिविर पर हमले में भाग लिया था। वे 4 दिसंबर 1857 को लड़ाई में शहीद हो गए। आकाशवाणी इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। इन चारों महानगरों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम तक बादल छा सकते हैं। लेह में हल्की वर्षा या बर्फबारी का अनुमान है। इन शहरों में तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, शिलांग, आइजॉल, ईटानगर और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। इम्फाल और अगरतला में वर्षा होने का अनुमान है। कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। संसद की लोक लेखा समिति आज से अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संसद के केंद्रीय कक्ष में 2 दिवसीय शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति एक विशेष स्मारिका का भी अनावरण करेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय आज अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजस्व खुफिया निदेशालय तस्करी रोधी मामलों में भारत सरकार की प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन जांच एजेंसी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। प्रियंका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, इन्फिनिटी फोरम में प्रधानमंत्री के संबोधन को अखबारों ने अहमियत दी है। लोक सत्य की सुर्खी है, फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय, मोबाइल पेमेंट इसका जीता जागता उदाहरण। कोरोना के ओमिक्रॉन विषाणु पर अखबार मुखर है। जनसत्ता की सुर्खी है, ओमिक्रॉन का खतरा, 18 संदिग्ध संक्रमित लोगों की होगी जांच। विशेषज्ञों की अनुमति से लगेगा बच्चों को टीका। उधर पंजाब केसरी की खबर है, दक्षिण अफ्रीका से लौटे 20 विदेशी हुए गायब, आंध्र और कर्नाटक में अलर्ट। दैनिक जागरण का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के घातक होने के आसार कम। केंद्र सरकार ने कहा, टीकाकरण और डेल्टा वेरिएंट के व्यापक प्रसार से ज्यादातर लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है। पत्र लिखता है, देश में दूसरे दिन भी नए मरीजों की संख्या बढ़ी, उपचाराधीन रोगियों की संख्या करीब 1 लाख हुई। राजस्थान पत्रिका लिखता है कि 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज देने की सिफारिश, बगैर टीके वालों को खतरा ज्यादा। सरकारी पैनल ने कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करें। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय की सख्ती पर हिन्दुस्तान का शीर्षक है,
प्रदूषण रोकने को उद्योगों पर पाबंदी। न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों को तुरंत लागू करने को कहा। पीएनजी या स्वच्छ ईंधन का उपयोग नहीं करने वाले उद्योगों को केवल 8 घंटे ही काम करने की अनुमति होगी। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राजस्थान पत्रिका लिखता है, केंद्र ने बनाई टास्क फोर्स, वायु प्रदूषण पर हर शाम 6 बजे रिपोर्ट। हिन्दुस्तान की खबर है, सेवा क्षेत्र 10 साल के शिखर पर, बढ़ेंगे रोजगार के मौके। लगातार चौथे महीने सेवा क्षेत्र की उत्पादकता में इजाफा, नवंबर में पकड़ी रफ्तार। देश का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई 58 अंक से अधिक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने हर नागरिक के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए फिनटेक क्रांति का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। देश में अब तक 126 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। चक्रवात जवाद के आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट से आज टकराने की आशंका। और भुवनेश्वर में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।